प्रेतात्मा का प्यार, पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना श्रीकांत की पोस्टिंग बस्तर के बीजापुर में होने से श्रीकांत के पिता दुखी थे, लेकिन श्रीकांत की मां खुशी से कहती है, पोस्टिंग यदि बीजापुर बस्तर में हुआ है तो क्या हुआ, सरकारी शिक्षक है, कहीं भी जाकर सिर्फ पढ़ाना तो है। इस बात पर श्रीकांत के पिता गुस्से में कहते हैं, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो चुप ही रहा करो, जानती हो बस्तर नक्सल प्रभावित जिला है और ऊपर से बीजापुर सबसे खतरनाक। अब इसके आगे चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। बीजापुर का नाम सुनते ही श्रीकांत के शरीर में अजीब सी कपकपी महसूस होती है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिल धड़कने लगता है और मन प्रफुल्लित होने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। श्रीकांत को समझ नहीं आता है कि उसके साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्रीकांत नॉर्मल हो जाता है और उसके मन में उत्साह भर जाता है। उसे बीजापुर से खिंचाव महसूस होने लगता है। वह अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वह किसी भी हाल में बीजापुर ज्वाइन करेगा। श्रीकांत की मां को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कहती है, सॉरी, मुझे इस बात का ध्यान नहीं था। हाँ, अब मुझे याद आ गया, वहाँ तो आए दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मारकाट मची रहती है। टीवी में अक्सर समाचार सुनती रहती हूँ। 2 साल पहले एक पुलिस गाड़ी को दंतेवाड़ा के नजदीक एक गांव में नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें 35 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। श्रीकांत के पिता मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ, अब सही लाइन पर आ गई हो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं उदास क्यों हुआ था। श्रीकांत की माँ श्रीकांत की ओर देखकर कहती है, तब तो बेटा तुम इस नौकरी को छोड़ दो, अभी तो और भी नौकरियां निकलने वाली है, तुम्हारी अभी उम्र भी कम है। श्रीकांत के पिता कहते हैं, अभी जल्दबाजी मत करो, देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कहते हुए वे बाथरूम जाने के लिए उठते रहते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है और कहते हैं, अरे हमारे विधायक जी कब काम आएंगे, हमारी दोस्ती कब काम आएगी, मैं अभी फोन पर उनसे बात करता हूँ। बोलकर बाथरूम तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आकर अपना मोबाइल निकालते रहते हैं। तभी श्रीकांत कहता है, पापा, आपने शायद अपॉइंटमेंट लेटर को ठीक से नहीं पढ़ा, इसमें साफ साफ लिखा है। श्रीकांत पढ़कर बताता है, पदस्थ स्थान में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाएगा और नियत तिथि के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति पत्र अमान्य माना जाएगा। श्रीकांत के पिता बोलते हैं, अरे नियम कानून सभी में लिखा होता है, 1 मिनट रुको तो सही, मैं बात करके देखता हूँ, कहकर मोबाइल में नाम सर्च करने लगते हैं। राधा कृष्ण वर्मा उनके विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जो श्रीकांत के पिता के बचपन के दोस्त हैं, दोनों कॉलेज तक की पढ़ाई साथ में किए थे। विधायक जी का नाम मोबाइल में MLA नाम से सेव करके रखे थे। स्क्रीन पर नाम आते ही कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर तक श्रीकांत के पिता से बात करने के बाद विधायक जी इस मामले में अपना हाथ खींचते हुए कहते हैं, देख रामू, ऊपर से आदेश है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी श्रीकांत को ज्वाइनिंग कर लेने को कहो, 3 साल बाद ट्रांसफर करवा कर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सरकारी नौकरियां बहुत दिनों बाद निकली है, ये मौका हाथ से जाने मत दो और श्रीकांत को ज्वाइन करने के लिए बोल दो। MLA से बातें हो जाने के बाद श्रीकांत के पापा फोन बंद कर देते हैं। मन उदास हो जाता है। फोन का स्पीकर ऑन होने से सभी लोग दोनों की बातें सुन रहे थे। कमरे में शांति फैल जाती है। इस बीच श्रीकांत अपॉइंटमेंट लेटर को 2 बार पूरा पढ़ लेता है। थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़ते हुए कहता है, पापा, ये मेरी पहली नौकरी है और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन भी हो गया। पापा, आप कहते रहते हो ना कि पैर के पास आए किसी भी अफसर को लात नहीं मारना चाहिए। शायद भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहता है, वह देखना चाहता है कि मैं इस अफसर को किस रूप में लेता हूँ। श्रीकांत की मम्मी कहती है, वो सब ठीक है बेटा, पर तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, यदि तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। श्रीकांत अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, अरे माँ, मुझे भी बस्तर और बीजापुर के बारे में मालूम है, समाचार पत्रों में पढ़ता रहता हूँ। नक्सल लोगों की दुश्मनी स्थानीय पुलिस, BSF और CRPF के जवानों के साथ है, वे आम जनता को कुछ नहीं करते। कहते हुए अपनी माँ के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, मम्मी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। श्रीकांत की बात पर श्रीकांत के पिता कहते हैं,
पर कभी कभी गेहूं के साथ साथ खून भी पिस जाते हैं। बेटा, तुम समाचार में देखते रहते हो। श्रीकांत बोलता है, बीजापुर बस्तर एरिया का एक छोटा सा शहर है। वहाँ जनता की रक्षा के लिए मिलिट्री कैंप और पुलिस कॉलोनियां बनी हुई है। वहाँ आम पब्लिक को कोई खतरा नहीं है। श्रीकांत की माँ चिढ़ते हुए कहती है, ये तो ऐसा बता रहा है जैसे वहाँ रहकर आया है। श्रीकांत कहता है, अरे नहीं माँ, कॉलेज की लाइब्रेरी में मैंने ढेरों किताबें इस संबंध में पढ़ी है। मुझे नक्सल और आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों के आम जन जीवन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छी खासी बहसबाजी के बाद अंत में श्रीकांत के जिद और कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए श्रीकांत के मम्मी पापा हार मान लेते हैं और उसे जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि उसके साथ उसके पापा भी बीजापुर उसे छोड़ने जाएंगे और ज्वाइनिंग करवाकर वहाँ के पब्लिक और मूल निवासियों से मिलकर 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। श्रीकांत खुश हो जाता है। 2 दिनों बाद उन्हें निकलना था। जाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। दूसरे दिन शाम को श्रीकांत अपने घर की छत पर बैठा अपने बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी एक हवा का झोंका उसके ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। श्रीकांत को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक श्रीकांत के कानों में एक महिला की सुरीली आवाज सुनाई पड़ती है। वह अपनी सुरीली आवाज में पूछती है, शशि, तुम आ रहे हो ना? श्रीकांत तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं रहता। श्रीकांत के कानों में किस महिला की आवाज सुनाई दी? वह श्रीकांत को दिखाई क्यों नहीं दी? कोई भूत प्रेत की आवाज थी या श्रीकांत को कोई भ्रम हुआ? वह महिला श्रीकांत को कहाँ आने की बात कह रही थी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सुनिए कहानी प्रेतात्मा का प्यार पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी का अगला भाग। अगर इस धारावाहिक के पिछले एपिसोड की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।